आप सर। देखिए, आज का जो अंतिम मतदान है, अंतिम चरण का मतदान है, उसमें आजमगढ़ और वाराणसी दो बड़े महत्वपूर्ण हैं, हिस्से हैं। एक तरफ मोदी जी वहां जिसको कहते हैं धरना देके बैठे हुए हैं कि जिता के ही जाएंगे, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की टीम है जो कहती कि नहीं, हम सेल जरूर लगाएंगे। और इन दोनों नेताओं के, जिसकी चर्चा नहीं हो रही, अगर प्रधानमंत्री को वाराणसी रिटेन करने की चुनौती है तो अखिलेश यादव को भी आजमगढ़ रिटेन करने की चुनौती है। लेकिन दोनों की स्थितियों में अंतर है। अखिलेश यादव की सरकार आती दिखाई पड़ रही है। एग्जैक्ट तो अब 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो संकेत है, और मैं संकेत दूसरी चीजों से जोड़ता हूं। जैसे राजधानी में देखता हूं कि बड़े बड़े पार्कों की सफाई शुरू हो गई, अखिलेश यादव के बंगले की रंगाई पुताई हो रही है, मुलायम सिंह के बंगले की रंगाई पुताई हो रही है, और बिजली विभाग के प्राइवेट फोटा घोटाले के लोग दंडित किए जा रहे हैं। अफसर पूरा सब लगे हुए हैं कि नई सरकार आने वाली है। तो मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट को बहुत अच्छी जानकारी रहती कि सरकार बदल रही है। कैसे क्या बदलेगी वो फिर बात करेंगे। आजमगढ़ में जो जितनी सीटें हैं, 7 7 या 8 है, शायद एक शायद बीजेपी जीती थी। वो आप ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव निश्चित जीत रहे हैं। 9वीं भी अगर जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वाराणसी में यह है कि 3 दिन से जिस तरह से स्वयं प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा बदल रहे हैं, ये लाभार्थियों को लेकर, कभी कहा कि तुमने हमारा नमक खाया है, उसका हक अदा करो। फिर कहा नहीं नहीं, हमने तुम्हारा नमक खाया है। और कहा कि माँ, मैं तुम्हारे नमक का हक अदा करूंगा। जबकि माँ का नमक का कोई हक नहीं होता, दूध का कर्ज अदा करने की कहावत होती है। फिर उसको भी उन्होंने बदल दिया। फिर जो अखबारों में विज्ञापन छपे, उन्होंने कहा नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कर्ज है क्या है, ये सब विकास योद्धा है। और आज एक बार सुबह देख रहा था, इफ आई एम करेक्ट, शायद शाम तक कहीं बहस होने वाली होगी, उसमें तीनों का ये कि नहीं, ये लाभार्थी नहीं, वो ग्रहार्थी कुछ करके है कि इन पर हम लोग चर्चा करें, इनके लिए आगे क्या किया जाए। तो ये जो बदलता आपका वाक्य विन्यास है, जो तेजी तेजी अपना बयान बदल रहे हैं, इससे लगता है कि जो लाभार्थी वाले पॉइंट पर आपको लाभ दिख रहा था, उससे आप पूरी तरह निराश हो गए, और आपको लग रहा है कि बाजी हमारे हाथ से जा रही है। मैं एक मुख्यमंत्री जी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कल। जैसे शाम को हुआ कि वाराणसी में मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री को पोस्टर लगा दिए गए। उसमें यह नहीं लिखा था कि वोट फॉर बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री जी भोलेनाथ की अपना आराधना कर रहे हैं। अब चूंकि अपने यहाँ चुनाव आयोग नाम की एक संस्था हुआ करती थी, जो अब मुझे लगता है नहीं, या है तो कहीं भयभीत दुबकी बैठी रहती, तो सब कुछ होता रहता है और वो कुछ करती नहीं, जबकि ये सब चुनाव के हिसाब से गलत है। आज मुख्यमंत्री ने भी कल रात शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह भी कुछ था उनका, जिसमें उन्होंने बताया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो भी एक तरह से प्रचार ही था जो पूरा प्रतिबंधित होना चाहिए। ये चीजें क्या दर्शाती, ये दिखाती है कि दुश्मन के खेमे में, दुश्मन हम नहीं कहें, अपोजिट खेमे में अफरा तफरी है कि कब सेनाएं आ जाएंगी, जल्दी से निकल लो, बीटिंग द रिट्रीट की तैयारी चल रही है। तो वो जो माहौल बना हुआ, वो साफ जताता है कि आजमगढ़ टोटली रिटेन कर रहे हैं अखिलेश यादव, और वहां सेंध लगी हुई है। 9 में 4 5 3 कितनी जीतते हैं, कोई कहना ज्योतिषी हम लोग नहीं है। लेकिन अभी जैसे प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही थी, तो मैं एक मिनट उस पर भी अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, किसी की किसी से तुलना नहीं हो सकती। हर नेता का अपना एक स्टाइल है, अपनी परिस्थितियां हैं। मेन प्रियंका गांधी जब आई तो उनको
एक ऐसी थाली मिली जिसको उन्होंने सजाना था जिसमें कुछ बचा नहीं था। मतलब इवन उसको पाउडर वाउडर डाल के थाली साफ भी करनी थी और फिर थाली सजानी थी। इंदिरा गांधी का दूसरा मामला था, नेहरू जी का दूसरा मामला था, और हम उनसे इनकी तुलना करके उनको बिलिटिल नहीं कर सकते। वो महान दोनों नेता थे। प्रियंका गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि अगर प्रियंका गांधी ने क्या काम किया, मायावती को पीछे ढकेल दिया। अगर प्रियंका गांधी नहीं होती तो मायावती तीसरी खिलाड़ी होती और पूरा चुनाव त्रिकोणात्मक होता। तो प्रियंका गांधी का मैं ये सबसे बड़ा वो कंट्रीब्यूशन मानता हूं कि उन्होंने मायावती को पीछे ढकेल दिया। तो चुनाव बाइपोलर ही है। प्रियंका गांधी खुद जानती होंगी, आप अकेले में बात कर ले, उनको कोई गलतफहमी नहीं होगी, कोई बड़ी बड़ी सीटें जिताने वाली। उनकी असली जीत पर यह होगी कि कितने परसेंट तक वोट जाता है। पिछले बार शायद 6% था, वो 15 जाता है, 17 जाता है, क्या जाता है। अगर वोट परसेंट जितना बढ़ाती तो वो ये माना जाएगा कि उन्होंने एक मरी हुई कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया। फिर ये माना जाएगा कि जिलों में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। जहां कार्यालय इनके नहीं थे, जहां कांग्रेस का कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं होता था, तो इधर मैं, चूंकि कई बार हमारा यूपीसीसी में जाना हुआ, चूंकि तमाम मित्र पुराने आ गए वहां, तो फोन आ गया कि आइए भैया देखिए क्या है वो। तो वहां जो हमने उनकी प्रक्रिया देखी तो मुझे 30, 35, 40 साल वाली पहले वाली कांग्रेस दिखाई पड़ी, जहां वो साधारण सदस्य 5 रुपए का बनाने की भी पर्चियां काटी जा रही थी। तो उस ग्रास रूट से काम करने से मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ बेसिक काम किया है जो पिछले 30 साल में कांग्रेस नहीं कर रही थी। तो ये सीट कितनी जीतेंगे नहीं जीतेंगे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर हम लोग कोई कल्पना कर रहे हैं कि कोई बहुत सीटें जीतने वाली, तो ये भी एक सेक चिल्लीपन का ख्याल है, क्योंकि चुनाव सीधे सीधे बाइपोलर है। क्योंकि एक काम ये किया कि मायावती को उन्होंने पीछे ढकेल दिया नंबर 3 से। हो सकता है ये नंबर 3 नहीं, हो सकता है नंबर 4 ही रहे, लेकिन उनको नंबर 3 पर नहीं रहे आने दिया, तो इससे ट्रेंगुलर नहीं हो पाई फाइट। ये उनका इस चुनाव में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है इस कंट्रीब्यूशन को अखिलेश यादव वैसे ही स्वीकार करेंगे, स्वीकार करना चाहिए जैसे पश्चिम बंगाल में उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि इनडायरेक्टली कांग्रेस ने उनकी मदद की। जी आपने सही कहा सुरेंद्र द्विवेदी, और मैं संजीव जी आपके पास आना